आओ अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 81 जिसमें लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है ना, अपन ने देखा 79 में संसद तीन चीजों से, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। 80 के अंदर राज्यसभा की संरचना है, 81 के अंदर लोकसभा की संरचना है। ओके, अब देखो ये जो अभी लिखा हुआ है ना शुरू के अंदर, ये पूरा थोड़ा मैं आपको जूम आउट करके बताता हूँ। ये पूरा एज इट इज जो अपने मूल जो बेयर एक्ट है ना, मतलब जो बेयर एक्ट के अंदर जो टेक्निकल जो भाषा है उसके अनुसार बिल्कुल ऐसा कैसा लिखा हुआ है। देखो एक सेकंड, ये देख लो 81, ये पूरी भाषा वो की हुआ है। ठीक है, तो और फिर नीचे ये अभी इजी लैंग्वेज में भी है, ये आ गई है ना ये चीज़ है। तो पहले मैं टेक्निकल आपको समझा देता हूँ जो वर्ड्स हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है 80 और 81। तो एक बार जो टेक्निकल जो चीज़ है ना उसको समझ लो, फिर इजी में भी आएगा अपने पास। ये इसलिए जैसे कि आप क्लास के बाद जैसे अगर मैं इजी में अभी पढ़ा दूं तो क्लास के बाद जैसे कई बार स्टूडेंट खोलता है ना तो उसमें उसको कन्फ्यूजन होने लग जाता है कि अरे यार ये तो कैसे, ये कैसे, तो सर ने बताया नहीं। तो इसलिए पहले एक बार बाउंसर देख लो थोड़ा सा, फिर इजी भी आ जाएगी ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये देखो क्या है, ये आर्टिकल 81 जो है इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, वो बेसिक फैक्ट्स पे एक बार नजर डाल लो फिर अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये एक आर्टिकल 331 आएगा, ये एंग्लो इंडियन के संदर्भ में है। ठीक है ना, एंग्लो, एक मिनट, ये रिकॉर्ड स्क्रीन थोड़ा सा शायद कट रहा, आई थिंक, है ना। एक ये आर्टिकल 331 जो है ना, ये कट तो नहीं रहा, आ रहा है, चलो आर्टिकल 331 है ना, ये एंग्लो इंडियन के संदर्भ में आएगा, एंग्लो इंडियन। ठीक है, फिर उसके बाद ये एंग्लो इंडियन का मैंने आपको बताया 104वें संविधान संशोधन मतलब 25 जनवरी 2020 से लागू, उसे हटा दिया गया। फिर जो नेक्स्ट चीज आप जैसे देखोगे वो देखोगे ये 530, ठीक है ना, राज्यों से 530, ये मैंने आपको बताया ही था कि 530 अधिकतम सैंक्शन है स्ट्रेंथ, और ये कितनी भरी हुई है 525। समझ गए, पांच खाली है। फिर आगे अपन देखते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसी रीति से ये 20। ठीक है, तो ये सैंक्शन 20 है और भरी हुई कितनी है 19 डीजे पे, है ना। तो लोकसभा के संदर्भ में डीजे एलपी है। अब समझ जाओ यार, देखो वो पहले पहले वाली फाइल देखो, यहाँ डीजे एलपी नहीं समझ में आ रहा है तो 26 नंबर फाइल देख लो पहले एक बार, आवंटन वाली। फिर आगे अपन चलते हैं। फिर देखो ये जो दूसरे का खंड कै जो है ना, मतलब सेकंड का खंड कै जो है, इसके अंदर एक चीज आएगी, एक तो ये सभी राज्यों में यथासाध्य एक ही हो, है ना, एज फार एज पॉसिबल सभी राज्यों। फिर प्रत्येक राज्य में ये आएगा, प्रत्येक राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। तो दो चीजें, एक तो सभी राज्यों मतलब पूरे जो अपने 28 राज्य आज हैं उनमें ये एक ही हो, और प्रत्येक राज्य मतलब जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, तो सभी राज्य और प्रत्येक राज्य, ये चीज है। ओके, फिर उसके बाद ठीक है, इसके बाद देखो अपन जनसंख्या के संदर्भ में देखते हैं। ये जनसंख्या शब्द आ रहा है, नवीनतम आ रहा है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, ये देखेंगे लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े। फिर उसके बाद देखो है ना, 3 वर्ष लिखे हुए हैं इसमें, 3 ईयर्स लिखे हुए हैं नीचे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 82 देखेंगे ना, उसके अंदर ये आएगा। लेकिन ये तीनों साल देख लो आप, ये है क्या क्या, ये 1971 है, फिर 2001 है और ये 2026 है। ठीक है ना, ये तीनों अपन को ध्यान रखने हैं, 1971, 2001 और 2026, ये तीनों चीज़ अपन को ध्यान रखने हैं। और 1971 के साथ 73 भी याद रख लो, तो जैसे वो मैंने टेबल बताई थी सैंक्शन और आउटकम का, उसमें लिखा 1973 से ये सैंक्शन स्ट्रेंथ ये थी, मतलब 530 प्लस 20 प्लस 2, 238 प्लस 12 राज्यसभा में। ठीक है ना, तो ये 3 साल आएंगे। तो ये आर्टिकल नंबर जब अपन 82 पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल्स है, ये परिसीमन वाले के अंदर समझ में आएगी ये चीज़ पूरी, ये तीनों साल आ जाएगा अभी सारा समझ में, कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है ना, ये चीज़ इसके अंदर है। तो ये टेक्निकल पोर्शन जो था इस आर्टिकल का वो है। अब अपन इस आर्टिकल को तोड़ते हैं थोड़ा सा, है ना, ये तोड़ना यहाँ से अपन ने चालू किया। एक एक चीज समझते जाओ, फिर वापस से टेक्निकल आर्टिकल को अपन वापस देखेंगे, फिर वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको अपन तोड़ते हैं इजी इजी के अंदर। सबसे पहले देखते हैं अपन 1 नंबर बिंदु क्या है। देखो 25 जनवरी, तो ये सारा मैं समझा चुका हूँ। देखो वैसे एक बार हल्का सा रेडिंग लगा के मैं समझा देता हूँ। 25 जनवरी 2020, ठीक है ना, ये आ चुका। से पहले लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी। ये कब से था,
बताओ 1973 से, ठीक है ना, 1973 से। इसमें इसमें क्या था, 530 राज्यों से, 20 संघ शासित क्षेत्रों से, और तीसरा नंबर अगर समुदाय, अगर ये यार ये थोड़ा सा वर्ड है, अगर एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, अगर एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों, ठीक, तो अभी एंग्लो इंडियन अभी आएगा, आगे देखेंगे सारा। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है ना। ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें अगर एंग्लो इंडियन समुदाय के कोई भी प्रतिनिधि चुन के नहीं आता है या पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है ना, तो पर्याप्त मात्रा है या नहीं, किसको लगनी चाहिए? राष्ट्रपति को लगनी चाहिए। तो अगर वो पर्याप्त मात्रा में चुन के नहीं आए, जैसे दक्षिण भारत में है ज़्यादा, कंपेटिवली भी देखेंगे अपन, तो सबसे ज़्यादा भारत में एंग्लो इंडियन केरला में है, फिर तमिलनाडु में है, उसके बाद आंध्र में है, ऐसे है ना। प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित या नाम निर्देशित करता था लग गया, है ना। कब से करता था ये? था कब लगा? 25 जनवरी 2020 के बाद ये था लग गया, समझ गए? 2020 है, 21 मत कर देना, ठीक है। तो ये चीज हो गई, 25 जनवरी 2020 से पहले की स्थिति अपन ने देख ली। अब अपन देखते हैं 25 जनवरी 2020 के बाद क्या हुआ, ठीक। बाद क्या हुआ? 25 जनवरी 2020 के बाद लोकसभा की अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या कितनी हो गई? 550 हो गई। इनमें से क्या है, 530 राज्यों से कोई चेंज नहीं हुआ, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज हो गया इसमें क्या, राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों संबंधी प्रावधान, समुदाय के 2 सदस्यों संबंधी प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 25 जनवरी 2000 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। है ना, वो सॉरी पॉज करना भूल गया था। तो ये 2 सदस्यों का संबंधी प्रावधान ये क्या कर दिया है, 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। अब 104वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ? 25 जनवरी 2020। और इसका जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें 2-3 चीजें और अपने को समझने को मिलेंगी। ये लो, खुला नहीं है, ओके, ये आ गया, ठीक है ना। ये अपना एग्जैक्ट जो है भारत सरकार का गजट, जिसमें ये संविधान संशोधन पब्लिश होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये 104वां संविधान संशोधन है, ये लिखा हुआ है 104th अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन। अब देखो थोड़ा सा इसमें देखो, पढ़ो एक बार। The following act of parliament after having been ratified by the legislature of not less than 1.5 of the state by resolution to that effect। ये देखो, ये देख रहे हो, नॉट मोर देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स, समझ रहे हो, मतलब 50% राज्यों से इसको सहमति मिली है। ये विशेष संविधान, विशेष बहुमत से पास हुआ हुआ संविधान संशोधन है, देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसे टेक्स्ट दिखाया है, 1/2 ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना, बाय रेजोल्यूशन और टू दैट इफेक्ट, मतलब संकल्प से पारित कर देते हैं 50% राज्य, और संसद जो है वो इसको पारित करती है विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत में क्या होता है, 50% से ज्यादा राज्यों, विशेष बहुमत का तीसरा प्रकार है ये, तो उसमें 50% से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए होती है, तो सहमति देते हैं रिजोल्यूशन से, संकल्प पारित करके, ठीक है ना। फिर एक रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 21 जनवरी 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तो 50% वाला 50% से ज्यादा राज्यों से सहमति जरूरी थी इसकी, ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का मामला था, इसलिए ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ हुआ अमेंडमेंट है ये 104वां। फिर राष्ट्रपति की सहमति कब मिली प्यारे इसको? 21 जनवरी 2020, 21 जनवरी 2020, ये देखो 21 जनवरी 2020, 104वां संविधान संशोधन, है ना। संशोधन 2019 में पेश किया गया था संसद के अंदर विधेयक के रूप में, लेकिन कानून बनते बनते 2020 आ गया, ऐसे समझ गए। तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 21 जनवरी 2020, 21/1/20। लेकिन अब आप सोचो सर, आप बार बार 25-25 याद कराए जा रहे हो, 26 जनवरी से पहले का दिन, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा यूं कर रहा हूँ, ये देख लो यार,
इट शैल कम इनटू इनफोर्स ऑन द 25th डे ऑफ जनवरी 2020, 25 जनवरी से लागू होगा। तो ये ऐसे है, राष्ट्रपति की मंजूरी 21 जनवरी, लागू 25 जनवरी, ऐसे। ठीक है, और फिर इसने आर्टिकल 334 के अंदर संशोधन किया है। 331 में भी हुआ है, 334 में भी हुआ है। 334 में वो 10 साल वाला प्रोविजन था, एक बार दिखा देता हूँ आपको। 70 साल की जगह वो 80 साल होने से रह गया। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल हेडिंग अभी आएगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, विशेष प्रतिनिधित्व आएगा। 334 में अपन पढ़ेंगे। एक दो वर्ड है 334 में, 334 में, आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिजर्वेशन, देखो ये दो शब्द लिखे हो ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ये तो SC ST का है, ठीक है, और ये स्पेशल रिजर्वेशन है ना, ये एंग्लो इंडियन का, ठीक है। तो ये मार्जिनल हेडिंग ये थी, ठीक है। अब इसको रिप्लेस किससे किया है, ये तो बना हुआ है एज इट इज, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन हट गया 334 में से। अब वो हटा कैसे है, ये अपन इसमें थोड़ा आगे और देखते हैं, पेज नंबर 2। ये क्या लिखता है, इन द लॉन्ग लाइन आफ्टर क्लॉज 3AB द वर्ड 70 years, the word 70 years, the word 80 years in respect of the clause A and 70 years in respect of the clause B shall be substituted। कहने का मतलब देखो, रिजर्वेशन जो है ना SC ST वाला, वो तो 80 साल और आगे बढ़ा दिया गया है 1950 से, अभी अपन देखेंगे आगे 1950 से, ठीक है ना। इसको तो SC ST वाला जो था 1950 से 2030 तक कर दिया गया, तो वो तो हो गया 80 साल आगे और, है ना। 1950 से 2030 80 साल हो गए ना। और 1950 से 2020 के अंदर खत्म कर दिया गया कौन सा वाला, एंग्लो इंडियन वाला, तो वो 70 साल ही चला, ऐसा। तो कितने साल रिजर्वेशन दिया गया एंग्लो इंडियन को, 70 साल। सॉरी, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे इसमें, विशेष प्रतिनिधित्व। तो विशेष प्रतिनिधित्व कितने साल दिया गया संसद में, 70 साल, 1950 से लेके 2020 तक। और SC ST का जो रिजर्वेशन है, जिसको अपन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बोलते हैं, आगे आएगा भी समझाऊंगा सारा, वो 80 ईयर्स मतलब 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 104, जिस पर राष्ट्रपति ने साइन किए 21 जनवरी को, और जो लागू हुआ 25 जनवरी 2020। ओके, तो इसलिए देखो, अभी कई बार ओरिजिनल एक्ट ये देखना जरूरी हो जाता है, समझ गए ये। तो इसमें ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बुक्स में नहीं है, खोल लेना बुक्स, पढ़ लेना, मेरे को बता देना कहीं है, वन एंड हाफ जो स्पेशल मेजोरिटी से पारित हुआ होगा, ठीक है। यूँ है, चलो बाकी तो सारी नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। ये शकेरा जैसे देख लो आप, है ना, शकेरा 1941, ठीक है। तो ये भारत सरकार का ये जो ऑफिशियल कैलेंडर है, वो शकेरा से चलता है ना। ये माघ लिखा हुआ आपने, ये शक संवत है ना। तो कोई भी डेट जैसे शक संवत में चेंज करनी होती है, तो उसमें देखो 78 में से माइनस करते हैं, लेकिन वह जनवरी वाला मंथ जो होता है ना, उसमें एक एडिशनल माइनस करना होता है, वो बताता हूँ क्यों। जैसे 78 इसमें से माइनस करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपने 2/4/1942, ठीक है। अब लेकिन ये 1941 आ रहा है, तो जनवरी महीने के अंदर एक एक्स्ट्रा और माइनस करना होता है दोनों में। विक्रम संवत में तो सिस्टम अलग, विक्रम संवत 57 जोड़ते हैं, जनवरी की डेट हो तो उसमें एक और जोड़ा जाता है। तो और शक संवत में 78 माइनस किया जाता है। लेकिन अगर चूंकि जनवरी का महीना होता है, क्योंकि जनवरी के महीने में देखो होता क्या है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर तो चेंज हो जाता है जनवरी में, लेकिन हिंदू जो कैलेंडर है वो चेंज नहीं होता जनवरी में, समझ रहे हो ना। ये चीज है उसमें, तो जनवरी के महीने के अंदर सिर्फ थोड़ा सा फर्क रहता है, बाकी पूरे साल सेम चलता है, वो कोई इशू नहीं रहता, पूरे साल आप 78 माइनस करो चलेगा। ओके, ये चीज है। तो 78 माइनस करते हैं शक संवत चेंज करने के लिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर को शक संवत में चेंज करने के लिए 78 माइनस करते हैं, और ग्रिगोरियन कैलेंडर को विक्रम संवत में चेंज करने के लिए 57 प्लस करते हैं। ये समझ गए। तो ये इसमें ये चीज अपने क्लियर हो गई। फिर आगे तो अपने सारा इसके अंदर देख लिया है ना, ये चीज है इसमें। तो ये फायदा होता है ओरिजिनल टेक्स्ट देखने का। फिर अपन आ जाओ अपने मूल इस ये हो गया। अपन देखते हैं विशेष प्रतिनिधित्व की जो बात थी, मैं समझा रहा था, है ना। ये 334 मतलब 331 भी है, 334 भी है, दोनों है, देखेंगे अभी आगे आएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन होता था हो गया ना आज तो, केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं था, ध्यान रखो। शुरुआत में ये उपबंध 1960 के लिए था, 1960 तक के लिए था, यूं है ये, है ना, 1960 तक के लिए था।
लेकिन 95 संविधान संशोधन 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, है ना, मतलब 70 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया था। 1950 से लागू ना शुरुआत में ये उपबंध, तो 1950 से 1960 मतलब 10 साल ही था, लेकिन फिर 2020 तक लागू कर दिया 95 संविधान संशोधन 2009 से। फिर क्या है, इसका मनोनयन प्रत्येक सरकार 5 वर्ष, इनका इनका मतलब इन दो सदस्यों का मनोनयन प्रत्येक सरकार 5 वर्ष के लिए करती थी, और लोकसभा भंग होने के बाद उनकी भी सदस्यता समाप्त हो जाती थी। एक चीज समझो, वैसे इनका लोकसभा में आने का निर्वाचन का तरीका, मतलब निर्वाचन क्या, निर्वाचन तो नहीं बोलेंगे, लोकसभा में आने का इनका तरीका दूसरा था। वैसे दो दरवाजे यूं समझ लो, लोकसभा के एक दरवाजा इलेक्शन के थ्रू और एक दरवाजा था ये नॉमिनेशन के थ्रू। लेकिन लोकसभा में आने के बाद फिर वो सब सदस्य बराबर थे, उनमें कोई भेद नहीं था किसी भी तरह का, ये अपन को समझना है। अब उसमें आप यूं दिमाग मत लगाओ कि सर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेंगे, मतदान करेंगे कि नहीं, भैया दिमाग ही मत लगाओ। सदस्य सदस्य है वो, बस एंट्री का तरीका अलग है, खत्म। ठीक है ना, जैसे अपन चलो उसमें जब आएगा विधानसभा तब देखेंगे। फिर क्या, इन सदस्यों को सदन में मतदान का अधिकार होता था। भाई साधारण सदस्य हैं, वो नॉर्मल सदस्य की तरह हैं। ये सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी मतदान करते, भैया सब में करेंगे। और जहाँ नॉर्मल सदस्य कर पाता था वहां भी ये करते थे, बस बात कीजिए। संविधान में इनके मंत्री के रूप में नियुक्ति पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, परंतु अभी तक किसी मनोनीत सदस्यों को मंत्री पर नियुक्त नहीं किया गया था, ये बात अलग थी। तो चूंकि जो जीत के आता चुनाव वो थोड़ा पॉपुलर होता है लोगों के बीच में, इसलिए मंत्री उसको बनाने का एक ट्रेडिशन है। ओके, तो ये विशेष प्रतिनिधित्व वाली चीज थी। काफी रिपीटेशन हो रहा है लेकिन आप देखते जाओ। फिर आज अपन अब देख लेते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्यों के लिए स्थान आवंटित है। देख लिया था अपन ने पिछली वाली फाइल में, पूरा ढंग से मैं बता ही चुका हूँ, 525। ठीक है ना। सॉरी, 524, 524 और 19 अपने केंद्र शासित प्रदेशों से, तो ये हो गए अपने 543। याद लिखने का तरीका मैंने इनको बताया था आपको, 3 4, सॉरी आउट गया वो, 3 4 5, ऐसे 543 ओ यहाँ लिखा भी हुआ है ना, आवंटित है, इतने ये आवंटित है। ठीक है, और मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ, देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन एक बार करो हल्का सा, है ना। ये करेक्शन इस प्रकार से 543 आवंटित है, ठीक है ना, 543 आवंटित है, ये 543 है ना, जिनमें 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से, ये ऐसे 543 आवंटित है। ठीक है, और वर्तमान में जो अधिकतम है वो कितनी है, ये मैंने बताया था, अधिकतम दो बिंदु संख्या 2 के अंदर ही लिखा हुआ अधिकतम। ठीक है, अधिकतम कितनी, 550, 530 प्लस 20 ऐसे। और इसमें से आवंटित कितनी है, 530 में से आवंटित, वो टेबल याद रख लो, 530 में से आवंटित कितनी है, 524, 20 में से आवंटित कितनी है, 19। ठीक है, ऐसे टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 550, और जिसमें से आवंटित कितने अपने 543। ऐसे ही टेबल का रिपीटेशन है और कुछ नहीं है, बार बार बनाओ टेबल को। ओके, ये हो गया, बिंदु संख्या 4 हो गया ना। अब इसको अब ये जो टेक्निकल उपबंध था, इसमें अब सारी चीजें देखो आपको समझ में आ रही है। अब ये देख लो, अब देखो 331 समझा दिया एंग्लो इंडियन, 530 आ गया समझ में, 20 आ गया, और ये प्रत्येक राज्य, और ये अभी देखते हैं मैंने, मतलब सभी राज्य और प्रत्येक राज्य अभी आएगा, देखो बताता हूँ इसको डिटेल में, है ना। ये सभी राज्य और प्रत्येक राज्य का भी देखते हैं, ये आएगा आगे। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं, डिलीट, ये आ गया समझ में, चलो ओके। अब आ जाओ लोकसभा की चुनाव प्रणाली। ठीक है, कैसे क्या, जैसे इसमें चुनाव किस तरह से क्या होते हैं, ये टोटल 4 बिंदु इसके अंदर आएंगे, 3 है प्रादेशिक, एक फर्स्ट पास 5, ये टोटल 4 बिंदु है, एक ही आरक्षण और देख लेंगे 330 के अंदर। फिर इसके बाद वही एंग्लो इंडियन वाले आ जाएंगे, देखते हैं। यहाँ से लो लोकसभा की चुनाव प्रणाली। ठीक है, इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। आओ, लोकसभा की चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं। क्या है, सबसे पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए। ठीक है, देखो इसमें क्या है,
लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना, सीधे जनता चुनती है इनको। भारत में हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है ना, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये 18 वर्ष गिने किस दिन जाते हैं, हर साल 1 जनवरी को, ठीक है ना, मतलब प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को जो 18 साल से ज्यादा हो गया वो उस साल अगर कोई चुनाव हो रहा है तो उसके अंदर मत डाल पाएगा। 1 जनवरी इंपॉर्टेंट है डेट, है ना, कट ऑफ डेट 1 जनवरी है। और जिसे संविधान या संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया वह मत देने का अधिकार, उसको मत देने का अधिकार है, ठीक है ना, ये अधिकार है, अधिकार है, सिर्फ अधिकार लिखा हुआ है। अब सवाल यही आ जाता है कि किस तरह का अधिकार है, क्या मौलिक है, संवैधानिक है या विधिक है, ठीक है ना, मौलिक मतलब फंडामेंटल है, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, या ये विधिक लीगल या स्टैट्यूटरी राइट, कैसा राइट है ये अपन देखेंगे। तो इस लाइन में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फैक्ट्स है, मतलब एक तो 1 जनवरी प्रत्येक साल 1 जनवरी को, और एक ये अधिकार, ठीक है। और 18 वर्ष ये कब की गई है, अब देखो 61 में संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कब हुआ, 1988 में। राजीव गांधी उस समय पीएम थे। राजीव गांधी सरकार के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18, 21 से, है ना, ये 3 चीजें हैं देखो, पहले 21 थी, फिर 21 से कितनी कर दी, 18 कर दी, तो 21 से 18 करेंगे तो घटे ही तो है ना, बड़ी थोड़ी है। तो बस ये था, एक बार क्वेश्चन आया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु में, ऑप्शन ये होते हैं घटाई गई, बढ़ाई गई, कोई चीज नहीं, ऊपर में से कोई नहीं, ऐसे भी ध्यान रखना, घटाई गई है ना, 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18, ठीक है। तो राइट टू वोट 18 साल, तो ये राइट टू वोट है। तो वैसे अपन कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको समझाया था, राइट टू वोट 18 साल में अपन वोट डालते हैं, तो आर का जो अल्फाबेट क्रमांक है वो भी 18 ही है ना, यूं, तो ये चीज है। तो ये 61वें संविधान संशोधन 1988 में 18 की गई थी, है ना, तो 1988 में 18, तो एक 9, एक का 1 आ गया और 8 का 8 आ गया, फर्स्ट और लास्ट तक लेने पे भी 18 हो गया, ऐसे, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो यहाँ पर 3 चीज अच्छी देखी है, 1 जनवरी, 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन 1988, राजीव गांधी, 21 से घटा के 18, ओके ओके। अब बात आती है ये अधिकार किस तरह का है, तो ये आ जाओ, सब चीजें हैं, घबराओ मत, हौसला बस बनाए रखो, आप तो इतना सा काम करना है, मैटर सारा आ जाएगा। किस तरह का राइट है वो भी देख लेते हैं बाबू। मत देने का अधिकार जो है ये विधिक अधिकार है, लीगल राइट है ना, लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट। लीगल इसलिए क्योंकि इसको किसी लीगल या लीगल किसी विधि से, लॉ से इसको शक्ति मिलती है। स्टैट्यूटरी सांविधिक, स्टैट्यूटरी का जो होता है ना दूसरा, ये सांविधिक है, सांविधिक, ये, ठीक है ना, ये राइट है, ये लीगल राइट है, विधिक अधिकार है या सांविधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी को बोलते हैं सांविधिक, स्टैट्यूटरी, SSTATUTOR, स्टैट्यूटरी, है ना। किसी विधि से इसको ताकत मिलती है, तो विधि कौन सी है, आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इससे। और फिर नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक अधिकार नहीं है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बस ये समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है राइट टू वोट, ये समझना है। तो कहाँ लिखा है, इस आरपीए के अंदर, आरपीए में कहाँ लिखा है, ये आरपीए का जो सेक्शन 62 है ना उसमें लिखा हुआ है, सेक्शन बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स है ना, जितने भी मतलब उपबंध है उनको अपन आर्टिकल अनुच्छेद बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी कानून है उनके जो उपबंध है वो सेक्शन बोले जाते हैं, आर्टिकल नहीं बोले जाएंगे। तो आरपीए का जो सेक्शन कौन सा, सेक्शन 62, इधर 62 ऐसे 1962, तो चीन युद्ध याद रह जाएगा, चाइना, इंडो चाइना वार वो 62 में हुआ था, तो राइट टू वोट भी 62, ऐसे वर्ड से कोई लेना देना नहीं है यार, दिमाग में लगाना चाहता है, बोल दो सर ने तो 1962 याद करा दिया हमको, 62 पर करा रहा हूँ सिर्फ याद करा रहा हूँ, उसमें ध्यान दो ना, है ना। राइट टू वोट आरपीए के अंदर, आरपीए 1951 के अंदर सेक्शन 62 के अंदर ये वर्णित है, तो वैसे भी याद रह जाएगा। 1951 आ रहा है ना, इन दोनों में एक एक बढ़ा दो, 2, अच्छा, राइट टू वोट स्टैट्यूटरी राइट है या लीगल राइट है, और कौन सा राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ओके, ये चीज हो गई, समझ गए, नहीं समझे तो वापस देख लो एक बार, वीडियो को रिवाइंड कर दो, आ जाएगा समझ में। तो ये तो हो गई निर्वाचन संबंधी जो बात थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, टिक लगा देता हूँ, नाराज मत हो, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जनता द्वारा
निर्वाचन क्षेत्र की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष कब गिनी जाएगी? 1 जनवरी को। ये 18 वर्ष कब करी गई? 61वें संविधान संशोधन 1988 में किसने करी? राजीव गांधी। क्योंकि आप दिमाग लगाओ यार, राजीव गांधी को क्या पड़ी थी? क्योंकि वो खुद युवा थे कंपेरेटिवली, तो उन्होंने देखा कि यार युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए, वोट डालें ऐसे, तो उन्होंने 21 से घटाकर 18 कर दिया। और ये सांविधिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। सांविधिक का मैंने सीधा आपको बता भी दिया, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया उसका विद प्रूफ। लो आप नाराज क्यों होते हैं? फिर निर्वाचन संबंधी एक दूसरी चीज है, वो क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है? तो संघ राज्य से अपन देखते हैं कि 20 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो 19 इस समय आवंटित है। तो ये इस अधिनियम के तहत ये आवंटन होता है, ये निर्वाचन होता है संघ राज्य क्षेत्रों में, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत। ये है दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु कहता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेरिटोरियल निर्वाचन इलेक्शन क्षेत्र एरिया, और इसको अपन बोलते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, टीआरएस, या टेरिटोरियल इलेक्शन सिस्टम, प्रादेशिक निर्वाचन, है ना। प्रादेशिक मतलब, प्रादेशिक का मतलब क्या होता है? जैसे प्रादेशिक समाचार आएंगे अब, कि जैसे प्रादेशिक समाचार का मतलब स्टेट वाइज बुलेटिन आएगा, राजस्थान का राजस्थानी, पंजाबी का पंजाबी में, उसको बोलते हैं प्रादेशिक बुलेटिन। ऑल इंडिया रेडियो पे आता है। तो ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं अपन अब क्या बना है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान में निम्नलिखित 2 प्रावधान किए गए हैं, है ना। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से कैसे? जैसे राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, तो 25 निर्वाचन क्षेत्र, जैसे बोलते हैं ना अपन कि इस विधायक का निर्वाचन क्षेत्र क्या है, ऐसे, है ना। तो 25 निर्वाचन क्षेत्र यूं। फिर क्या है? जैसे मान लो अपन जैसे 543 अपने यहाँ से चुन के आते हैं, 525 तो राज्यों से, 524 सॉरी 524 तो 524 तो राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों, तो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं भारत में पूरे, ठीक है ना। ये तो इन निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में 2 प्रावधान किए गए हैं। क्या? भारतीय संघ के समस्त राज्यों, है ना, मतलब पूरे 28 राज्य हैं आज की तारीख में अपने पास। भारतीय संघ के समस्त राज्यों के मध्य लोकसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ये बेसिस क्या है? जैसे राजस्थान को जो 25 मिली सीटें, उसका बेसिस क्या है? जनसंख्या है। कब की? 1971 की, है ना, आधार पर किया गया है, ताकि विभिन्न राज्यों के मध्य आवंटित सीटों का अनुपात यथा साध्य समान हो, जहां तक संभव हो समान हो। वैसे तो देखो पॉपुलेशन के हिसाब से किया गया, तो समान तो होने का सवाल ही नहीं उठता। पॉपुलेशन ही जब आगे पीछे थी, ऊपर नीचे थी, कम ज्यादा थी, तो कैसे समान हो जाएगा? लेकिन यथा संभव समान, और कोई क्राइटेरिया नहीं था, कैसे करते, है ना। तो 1971 की जनसंख्या के आधार पे, तो 10 लाख की आबादी पर 1 लोकसभा सीट है, कैसे, है ना, 10 लाख 1971 की जनसंख्या के हिसाब से, है ना। फिर लिखा हुआ है 10 लाख की आबादी पर 1 लोकसभा सीट 1971 की जनगणना के अनुसार, ऐसे। तो जैसे आपने मान लो, जैसे इस समय 25 सीट अपन को आवंटित है लोकसभा में, तो करीबन करीबन 10 लाख पे एक, देखो 25, देखो 25 सीटें हैं ना अपने पास, और 10 लाख के ऊपर एक है, 10 लाख पे एक, ठीक है। तो 10 लाख पे एक है ना, तो 25 कितने पे होगी? तो एक को 25 से गुणा किया, तो 10 को 25 से गुणा कर दो तो 250, तो मतलब 250 लाख 1971 में किसकी थी जनसंख्या? राजस्थान की। 250 लाख बोल दो या 2.5 करोड़ बोल दो, बात एक ही ऐसे। तो 250 लाख क्या राजस्थान की जनसंख्या थी क्या, है 1971 में? सर बताओ ना। अरे क्यों परेशान होते हो यार, सब है अपने पास मसाला। ये लो, कहाँ लगी? वो ऊपर लगी हुई है शायद, पेज नंबर 1 पे सीट। 250 लाख, 250 लाख, 250 लाख राजस्थान, 250 लाख राजस्थान, ये लो, ये उसमें भी थी ये सीट, प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन की, वहीं से है ये, है ना। तो देखो ये ले लो, देखने वाली चीज ये है अपने, तो पॉपुलेशन है ना 1971 में, तो ये अल्फाबेटिकली है अरेंज। तो राजस्थान की जनसंख्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से देखो यार, तसल्ली से देखो, ये चीज सारी तसल्ली की है प्यारे। ये अरे तो विधानसभा की सीट है, अभी लोकसभा बता रहा हूँ। अभी यहाँ चाहिए 250 लाख, देख लो आप, तो 250 लाख है क्या? ये लो बोल दो सर, थोड़ा जूम कर देते सर। लो यार जूम कर देता हूँ, नाराजगी मत लो। ये और लो जूम, काफी जूम।
अब देख लो है ना एक बार और स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, इससे आज उनको चाहिए तो आओ राजस्थान PQR 18 ये लो राजस्थान है ना, ये लो, ये देखो ये तीन तो ये यूं लिखा हुआ 257,65806, तो कोमा लगाएंगे यूं, तो हो गया ये 257 लाख या 2,57,00,000, ये चीज लिखी हुई है, इसको आप देखोगे ना तो यूं लिखा हुआ है, ये कोमा लगाओगे, ठीक है, तो 2,57,65,806 ये थी जनसंख्या कब अपनी 1971 में, वही टेबल है ये देख लो, ये 1971 में, ठीक है ना, यहाँ ठीक है, तो यथासंभव पॉपुलेशन के अनुपात में दिया जाएगा जिससे कि यथासंभव समानता हो, ठीक है ना। अब लेकिन ये जो प्रावधान था ना कि 10 लाख पे एक वाला, जैसे उस समय के हिसाब से, तो कई राज्य तो ऐसे थे जिनकी जनसंख्या बहुत कम थी, मतलब 10 लाख से भी कम थी, तो उनको फिर क्या करेंगे, 10 लाख के आसपास थी, उनका क्या करें, तो ये जो प्रावधान है ना, ये पॉपुलेशन के आधार पे दिए जाने वाला, ये उन्हीं पे लागू था जिनकी जनसंख्या कितने से ज्यादा थी, 60 लाख से ज्यादा थी, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आप आसाम की देखो, उत्तर पूर्व के राज्यों के संबंध में इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो उत्तर पूर्व में देखो मैंने बताया था राज्यसभा के अंदर, तो उनकी वो टेप है, तेलंगाना, आसाम, पंजाब, और लोकसभा के अंदर उनकी कितनी सीटें थी, 14, ये देखो, तो ये आ जाओ 14 का मतलब, फिर अब आप सोचो 14 का मतलब 14 सीट, तो एक सीट थी 10 लाख पे, तो 14 सीट कितने लाख पे हो जाएगी, 140 लाख पे, तो 140 लाख के लगभग, ठीक है, उसकी आबादी, ये लो देख लो, अरे भैया सारा प्रूफ है, ये यूं लिखा हुआ 25,152, ये चीज है 146,25,000, है ना, या यूं बोल दो 1,46,25,000, लेकिन 146 तो आ रहा है ना, 140 करोड़ मतलब 146 ही है, 10 पे बढ़ती है ना, फिर 150 ज्यादा हो जाती तो 15 सीट हो जाती है इसमें, 150 लाख से ज्यादा, ठीक है ना, तो ये मैं समझा रहा था। तो असम की तो चूंकि 60 लाख से आती, तो ये फॉर्मूला उसमें बैठ गया। अब लेकिन जो मैं और चीज बताना चाह रहा हूँ ना, MMT देखो एक बार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये आ जाओ, देखो ये MMT ये रहे, इसीलिए इनमें देखो एक एक सीटें थी सब में, लोकसभा में, याद है आपको, लोकसभा के अंदर अपन ने जैसे देखा था एक सीट वाले राज्य, कैसे कैसे याद कराया था, सनम, याद है? सिक्किम, वो है ना, सन में सिक्किम, नागालैंड, और में से क्या था, मिजोरम, तो देखो उत्तर पूर्व के, मेघालय, ये देखो कितनी है जनसंख्या, 10,11,000, मिजोरम देखो कितनी है, माय गॉड ओनली 3 लाख, है ना, तो वो 60 लाख वाला प्रोविजन इन पे लागू नहीं हुआ है, मतलब 60 लाख से ज्यादा प्रोविजन, 60 लाख से ज्यादा होगी ना तो ही जनसंख्या के अनुपात में दी जाएगी, लेकिन इनकी 60 लाख से कम थी तो जनसंख्या इनका पैमाना नहीं रखा गया, 10 लाख पे एक दे दिया, है ना। तो अब आप सोचो, एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात, राजस्थान में दिया 10 लाख के ऊपर एक, मतलब राजस्थान में एक उम्मीदवार को चुनने के लिए कितने लोग वोट डालेंगे, मतलब कितने लोगों को लुभाना जरूरी है, एक जैसे आप कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हो राजस्थान के अंदर, तो आपको कितने लोगों को रिझाना पड़ेगा, कम से कम, मतलब 10 लाख लोगों के बीच में आपको प्रचार करना पड़ेगा ना, है कि नहीं है, एक सीट पे, और जबकि अपन मिजोरम में देखें तो एक ही वहां सीट है, ठीक है ना, और वहां कितने लोगों को रिझाना पड़ेगा आपको, 3 लाख लोगों को, है कि नहीं, तो ये मजा है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर नागालैंड में देख लो कितनी, 5,16,000, MMT त्रिपुरा के अंदर देख लो, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, त्रिपुरा में देख लो, ये लो त्रिपुरा, त्रिपुरा ये लो 15,56,000 ऐसे, है ना, तो इसलिए ये मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट की बता दी पॉपुलेशन ऐसे, ठीक है, बाकी ये फाइल आपके पास है, ये स्क्रीनशॉट लेकर इसका आराम से और देख लेना, ये ले लो यहाँ पे खचक, और एक ले लो 21 से ऊपर, ये खचक आ जाओ, ले लिया स्क्रीनशॉट, और चलते हैं आगे, ठीक, तो देख लो बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट,
अरे क्लियर करके रे, यही चल रहे हैं अपन, तभी तो टाइम लगता है इतना। ये आ जाओ, ये यहाँ थे, है ना, यहाँ पे अपन थे। अब वो लाइन वापस पढ़ देता हूँ। भारतीय संघ के समस्त राज्यों के मध्य लोकसभा की समस्त राज्यों के मध्य 28 राज्यों का मतलब है ना, लोक सीटों का आवंटन जनसंख्या आधार पर किया जाएगा। 10 लाख की आबादी पर एक जनसंख्या कौन से 1971 के, जैसे अभी देख ली, राष्ट्रपति के चुनाव में वही काम आती है जनसंख्या। फिर क्या ये प्रावधान उन राज्यों पर लागू नहीं था जिनकी जनसंख्या 1971 की जनसंख्या 60 लाख, है ना, ये 60 लाख, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, है ना, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से है कम है। और उत्तर पूर्व के जैसे अपन ने देख लिया MMTN, है ना, अरुणाचल में भी कम 60 लाख से, ऐसे बस। उत्तर पूर्व में आसाम में थी ज्यादा, तभी तो आसाम की सीटें ज्यादा हैं, 14 सीटें लोकसभा के अंदर, ऐसे, है ना, ये ध्यान रखना अपना। ओके, आसाम के अंदर 14 सीटें हैं मतलब अपने लोकसभा में, और उत्तराखंड के, सॉरी, झारखंड के साथ 14 सीटें, ठीक है ना, ये चीज। ओके 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 ओके, फिर अपन आगे चलते हैं, है ना, 14 सीटें आसाम और झारखंड। उत्तराखंड मैंने गलती से बोल दिया, उत्तराखंड में ओनली 4 है ना लोकसभा के अंदर, ऐसे ध्यान रखना बोलना। आसाम के अंदर 14 है, और झारखंड के अंदर भी 14 है लोकसभा में, और उत्तराखंड जैसे गलती से मैंने बोल दिया था तो 5 है, सॉरी 5। हिमाचल प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 5 है, एक और 4 जोड़ दिया तो 5 हो गए, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर, ये 60 लाख ऐसे अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो आगे क्या देखते हैं अपन, ये तो हो गई देखो जो आया था ना सभी राज्यों, तो ये सभी राज्यों वाली बात यहाँ आ गई, समस्त राज्यों। फिर एक था कि प्रत्येक राज्य में देख लो, एक राज्य को आवंटित कुल लोकसभा सीटें, जैसे उदाहरण राजस्थान को 25 आवंटित है ना, उस राज्य के मतलब उस राज्य के अंदर, मतलब एक राज्य को आवंटित कुल लोकसभा सीटें उस राज्य के अंदर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य जनसंख्या के अनुपात में बांटी जाएंगी, ताकि उस राज्य के अंदर आवंटित सीटों का अनुपात यथा साध्य समान हो, है ना, मतलब 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट 1971 की जनगणना के अनुसार। ये चीज क्या बोलती है, जैसे राजस्थान के अंदर 25 है, तो अपने जैसे अपन राजस्थान का, जैसे अपन यूं मैप देखते हैं, जैसे ये अपने राजस्थान का हो गया, सॉरी थोड़ा आड़ती का हो गया, ये अपने जैसे राजस्थान का मैप हो गया, थोड़ा सा ये हटा दो, सॉरी ज्यादा हट गया, दोबारा बना देता हूं। जैसे ये राजस्थान का अपन ने अपना मैप है ना, तो राजस्थान का जैसे मैप है, तो अपने 25 सीटें हैं, तो ये 25 सीटें जैसे आपको जैसे ये विभाजित होंगी, तो ये भौगोलिक क्षेत्रफल जो है जो बटेगा तो जनसंख्या के अनुपात में बटेगा, तो इसके लिए होता है परिसीमन। कहने का मतलब 25 सीटें हैं ना अपने पास, तो 25 सीटें हर उम्मीदवार के पास 10 लाख की जनसंख्या पे एक उम्मीदवार हो, ऐसे। तो ऐसे नहीं कि जैसे 28 राज्यों में सर 28 राज्यों में बांट दो एक एक, ऐसे नहीं बटे, मतलब 28 जिले अपने पास, सॉरी 33 जिले अपने पास, तो 33 जिलों में बांटनी है एक एक, तो फिर तो सबके पास आई नहीं, 8 जिले तो रह गए, तो फिर जिलों की क्लबिंग होती है। जिलों की क्लबिंग ऐसे नहीं कि आ जाता मेरे पास, नो, जनसंख्या के अनुसार, यही होता काम परिसीमन का। तो देखेंगे अपन कैसे, है ना, आर्टिकल 82 के अंदर ये और क्लियर होंगी, ये चीज जो है ना अनुच्छेद 82 में और क्लियर होगी। लेकिन यहाँ अभी आप समझो, 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, ठीक है ना, और उसमें क्या है, सभी जो राज्य हैं अपने भारत के उनमें बांटी गई है सीटें बराबर जनसंख्या के अनुपात में, बांटी गई है यथासंभव, बराबर तो हो ही नहीं सकती थी, लेकिन पैमाना जनसंख्या रखा गया 1971 की, ठीक है, 10 लाख की आबादी पर एक। लेकिन ये 10 लाख की आबादी पर एक उनपे नहीं लागू था जिनकी आबादी 60 लाख से कम थी, जैसे उत्तर पूर्व के राज्य, ठीक है। फिर ये तो होगी सभी राज्यों के मध्य। फिर एक राज्य के मध्य, जैसे राजस्थान के अंदर 25 आ गई, तो राजस्थान के अंदर जब आप इनको बांटोगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से बांटोगे, ताकि 2500 के अंदर जो जनसंख्या है वो समान रहे, ताकि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल समान रूप से 10-10 लाख लोग अपना अपना एक उम्मीदवार चुन के भेजें, ये चीज है ना। तो ये तो भारतीय संघ के समस्त राज्य और ये एक राज्य, यही उस मेन आर्टिकल में सभी राज्य और प्रत्येक राज्य, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर ने इसको खोल के समझा दिया। भारतीय संघ के समस्त राज्य 28 राज्यों की बात है, और इसमें एक राज्य जैसे मैंने उदाहरण के लिए राजस्थान लिया था, राजस्थान की 25 सीटें ऐसे। ओके, तो ये बात है प्रादेशिक निर्वाचन। ओके, माइक्रो बनाते चलो इनके, अच्छे अच्छे, तभी बैठ पाएगा। अब फिर आगे देखते हैं, चलो बांट दिया सर, अब ये जीतेंगे कैसे। तो जीतेंगे का जो है ना सिस्टम, वो यहाँ अपने लोकसभा के संदर्भ में काम आता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPPS बोलते हैं इसको, FPPS, ठीक है ना। तो इंडिया में बेसिकली निर्वाचन के संदर्भ में
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति के संदर्भ में, और फिर आरपीए के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा हुआ है अपने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का वर्णन संविधान में नहीं है। तो भारतीय संविधान के तहत निर्वाचन की निम्नलिखित 2 पद्धतियां प्रचलित हैं, है ना, भारतीय संविधान के तहत और जो संसद ने फिर जो कानून बनाया उसके तहत, आरपीए के तहत। तो 2 पद्धतियां कौन कौन सी, एक तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और दूसरा है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और इसे कोई बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या अग्रता ही विजेता। ठीक है ना, ये 2 हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सिर्फ इतना सा है, अपन चुनाव देखिए, आप वोट तो डाला, ये लोकसभा में नहीं डाला तो आप डाल लोगे। तो लोकसभा में अपन जैसे वोट डालते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं ना वही विजेता हो जाता है, बहुमत नहीं, सबसे ज्यादा, है ना। जैसे मान लो 10 लोग थे, जैसे जयपुर से 10 लोगों खड़े हुए, ठीक है ना, 10 लोग थे, तो एक को मिले 5 वोट, ठीक है, एक को मिले 4 वोट, एक को 3, एक को 2, तो विजेता कौन रहेगा इसमें, ये 5 लोग, समझ गए। तो सबसे ज्यादा जिसको मिले, बहुमत से मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा जिसको मिले, ठीक है ना। कई बार क्या होता है सबसे ज्यादा मिले लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको बहुमत मिला हो। जैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 10 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 10 कैंडिडेट थे, एक को मिले 3, एक को मिले 2, इसको भी 2, 2, 1, है ना, मतलब 10 उम्मीदवार थे, ठीक है। तो अब बहुमत तो 5 होता है ना, 50% ज्यादा को बहुमत बोलते हैं, तो बहुमत तो किसी के पास नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मत जिसको मिले वो विजेता हो जाएगा, बात इतनी सी। यह है फर्स्ट पास द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, जो सबसे आगे चल रहा है वो विजेता हो जाएगा। तो जब आप काउंटिंग देखते हो ना, रिजल्ट आता है इलेक्शन का, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो वो अग्रता हो जाता है और वो विजेता हो जाता है। ये होता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। टेरिटोरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रादेशिक क्षेत्रों के अंदर बटा रहता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट चलता रहता है उसी के पास सबके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है अपना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो लोकसभा के संदर्भ में अपने को ध्यान रखना है। फिर क्या है, एक थोड़ा सा यहाँ बेसिक चीज मैंने बता रखी है, उसको देख लेते हैं। राज्यसभा, राजस्थान राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काम में आती है, जिसमें प्रेफरेंस डालनी पड़ती है 1 2 3 4, बताई थी राष्ट्रपति वाले चुनाव में। लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा विधानसभा का प्रत्येक सदस्य निश्चित भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है ना, निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या, यूं आएगा, है ना, निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या, ये है निश्चित भूभाग पर रहने वाले। जैसे मान लो जयपुर सिटी से चुन के आए सांसद, तो निश्चित भूभाग, जयपुर सिटी का निश्चित भूभाग कर दिया भाई, ये जयपुर शहर का निर्वाचन क्षेत्र है, तो वो अपने को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि अपन ने उनको चुन के भेजा है, तो जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलते हैं ना, जैसी जनता है वैसा ही नेता होता है, जैसा राजा, जैसी प्रजा वैसा राजा, तो ये है अपन ने चुन के भेजा ना, इसलिए, है ना। निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे जयपुर शहर पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा के संदर्भ में, 2 सीटें हैं ना, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, ऐसे। ओके, फिर आओ आगे चलते हैं। आओ फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आगे क्या है, पीआरएस के अंदर, सॉरी, प्रोपोर्शनल टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, टीआरएस। इस मतलब टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दोनों एक ही चीज है। एफपीपीएस क्या है, इस चुनाव प्रणाली मतलब अग्रताई विजेता चुनाव प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक उम्मीदवार खड़े होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, खड़े तो खूब हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार निर्वाचित होता है ना। खड़े काफी हो सकते हैं लेकिन निर्वाचित एक ही होगा। वो कौन होगा लक्की, जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत, है ना, सबसे ज्यादा मत, बहुमत नहीं, सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है, समझ गए। जिसे सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वही विजय घोषित किया जाता है, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे अधिक। जरूरी नहीं कि उसको बहुमत मिले, और बड़ा उदाहरण याद है आपको जो दिया अभी। यह प्रणाली विकासशील देशों में अधिक प्रचलित है, विकासशील मतलब जैसे भारत, क्योंकि इसके तहत देश को समान आकार के कई चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। समान आकार कैसे, ज्योग्राफिकल एरिया से समान नहीं, पॉपुलेशन से समान, ठीक है ना। तो ये इसलिए विभाजित, थोड़ा विभाजित सही कर लेना, है ना, विभाजित, ठीक है, विभाजित कर देना। परंतु इसका एक दोष भी है, वो दोष क्या है, ये दोष है, परंतु यह प्रणाली अल्पसंख्यकों, छोटे समूह के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करती है। छोटे समूह, अल्पसंख्यक से मतलब छोटे समूह जिनको कम वोट मिले, किसी नेता को, जैसे अभी देखा था अपने एक एक वोट मिले, तो उनका तो कोई फिर कुछ बोल वाला ही नहीं है, अच्छा वो तो विलुप्त हो गया, जिसको सबसे ज्यादा मिले वही जीत गया, ऐसे, ठीक है ना। तो ये थी अपने लोकसभा के निर्वाचन के संदर्भ में अच्छा बिंदु अपन ने देखा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम।
अब निर्वाचन से संबंध में एक इशू हो रहा है, वो है आरक्षण वाला, लोकसभा के अंदर आरक्षण। वो क्या चीज है उसको देख लेते हैं। लोकसभा में आरक्षण, अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 330 अभी और आएगा। तो 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। ये जनसंख्या कौन सी, 1971 वाली, ठीक है ना। 330 के तहत रिजर्वेशन दिया हुआ किनको, एससी और एसटी, ठीक है ना, ये चीज है। इसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये अपन को ध्यान देना है, ठीक है ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। और जो अनुच्छेद 16(4) के अंदर जो दिया गया है ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, ठीक है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्विस के अंदर जो रिजर्वेशन है वो 16(4) के तहत है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना है। और ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ना, इसकी समय सीमा थी, ये आगे मैंने समझा रखा है, देखते हैं है ना। तो इसको देख लेता हूँ। तो इसमें क्या चीज़ है, अनुच्छेद 330 के तहत जो आरक्षण दिया गया प्रावधान, तो देखो इसको बोलते हैं अपन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसकी सीमित समय के लिए था, मतलब 1950 में लागू हुआ तो अगले 10 साल के लिए, मतलब 1960 के लिए था। फिर इसको और अगले 10 साल बढ़ा दिया 1970, है ना, ऐसे 10-10 साल बढ़ाते गए। तो अभी जैसे वर्तमान में जब इसको बढ़ाया गया लास्ट में, तो 80 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो देख लेंगे अभी। तो राजनीतिक आरक्षण था सीमित समय के लिए, जबकि अपन देखते हैं सामाजिक आर्थिक आरक्षण जो था अनुच्छेद 16(4) के तहत, है ना, वो असीमित समय के लिए, वो बाउंडेड नहीं है। तो जब अपन आरक्षण की बात करते हैं तो आप जैसे आप कहीं भी पढ़ो लिखो समझो तो ध्यान रखो, राजनीतिक आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत, और जो सामाजिक आर्थिक जो आरक्षण है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण था वो 16(4), उसकी कोई समय सीमा नहीं है। आर्थिक आधार पर भी कोई समय सीमा नहीं है, 16(4), ठीक है ना, ये चीज अपन को ध्यान देना है। फिर क्या है, यह आरक्षण राज्यवार किया गया है। कौन सा, ये जो लोकसभा में जो आरक्षण है सीटों का, राज्यवार है, ठीक है ना। हर स्टेट के अंदर जो जितनी उसकी पॉपुलेशन है SC ST, उसके अनुसार वो सीट रिजर्व्ड है। फिर जब अपन राजस्थान का संदर्भ देखेंगे ना, भाग 5 राजस्थान के संदर्भ में, मतलब राजस्थान लोकसभा के संदर्भ में, उसमें है डिटेल। फिर क्या है, वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का आरक्षण दिया गया। ये 1971 में जो इनकी जनसंख्या थी उस अनुपात में। संविधान के प्रारंभ में यह आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था, ठीक है ना, परंतु संविधान संशोधन के द्वारा 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा है ना। संविधान संशोधन के द्वारा इसको बढ़ाया गया हर बार। अब देखते हैं लेटेस्ट जो है ना, 104वें संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 के द्वारा यह आरक्षण 2030, मतलब 80 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये 80 साल कौन से, 1950 में अपन 80 जोड़ेंगे वो है, तो 1950 में 80 जोड़ेंगे तो 2030 आएगा ऐसे। तो 2030 तक के लिए ये बढ़ा दिया गया, मतलब 80 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया ऐसे ही, ठीक है। तो लोकसभा में आरक्षण अपन ने देख लिया। अब एक चीज और, लोकसभा में विशेष प्रतिनिधित्व, वो एंग्लो इंडियंस का है, वो आर्टिकल 331 के तहत है। उसको भी अपन देखेंगे, चूंकि वो रिपील्ड है तो अलग से उसको अपन देखते हैं अभी आगे, हटा दिया गया ना उसको। ओके, तो ये अपन ने 5 बिंदु देखे लोकसभा के निर्वाचन के संदर्भ में। क्या क्या देखे, एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन देखा अपन ने, ठीक है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन 18 साल से अधिक उम्र वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, पहला बिंदु है ना, ये राइट टू वोट, 62 के अंदर एक लीगल या स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, राइट टू वोट। संघ राज्य क्षेत्रों का निर्वाचन होता है 1965 के अधिनियम के द्वारा, से निर्वाचन है ना। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अपन ने देख लिया कि सभी जो 28 राज्य हैं उनमें जो सीटों का आवंटन हुआ वो जनसंख्या के हिसाब से हुआ। जनसंख्या कौन सी, 1971 की, ठीक है ना। 10 लाख की आबादी पे एक सीट दी गई, लेकिन जिनकी आबादी 60 लाख से कम थी उन पे फॉर्मूला लागू नहीं हुआ, उनको एक एक सीट दे दी गई। फिर एक राज्य के अंदर सीटों का जो आवंटन था वो भी जनसंख्या के आधार पर किया गया। फिर चौथा पॉइंट था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ये विजेता। तो दो होते हैं, एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, अनुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं, अनुपातिक को प्रोपोर्शनल। प्रादेशिक टेरिटोरियल हो जाएगा, प्रदेश को टेरिटरी, प्रादेशिक को टेरिटोरियल, ठीक है। फिर ये अपन इसमें देख लिया, अग्रता ही विजेता, सबसे ज्यादा जिसको मिलते हैं वोट वो विजेता, बहुमत से मतलब नहीं है। फिर लोकसभा में आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण उनसे 330 की तरफ देख लिया, SC ST, ठीक है। अब ये देखो, ये बढ़ाने वाली बात जो थी ना, 30-30 साल वाली, ये अनुच्छेद 334 में 10-10 साल बढ़ाने वाली 2030 तक दो कर दिया। ये 334 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यहाँ भी आरक्षण दिया जाएगा। फिर 334 में ये है कि ये 10 साल बढ़ाया गया है इसको, ऐसे। अभी आएगा आर्टिकल, वो है आगे चला। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ ये कुछ आर्टिकल्स हैं, बेसिक के रूप में मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि टॉपिक से जुड़े हुए हैं। 331 में क्या है, लोकसभा में भारतीय अंग्रेज समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 81 में 81 देखा था, 81 लोकसभा से संबंधित है ये, कि होते हुए यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्लेय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा, 2 है ना, कर सकेगा। लेकिन अभी हटा दिया ये, एक मतलब 25 जनवरी से 25/1/2020 से। कौन से संविधान संशोधन से? 104। देखा, स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ था ये, 50% से ज्यादा राज्य, देख लिया। फिर अनुच्छेद 334 क्या बोलता है, देखो ये अनुच्छेद 334 ने क्या बोला, स्थानों का आरक्षण, मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ही है, लोकसभा राज्य विधानसभा। देखो लोकसभा में ही है स्थानों का आरक्षण, राज्यसभा में नहीं है। ऐसी विधानसभा में ही है, विधान परिषदों में नहीं है। स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 2 चीजें हैं, रिजर्वेशन एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। ये रिजर्वेशन है, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। 70 वर्ष के पश्चात न रहना, तो 70 वर्ष वाली जो बात है ना, ये 334 में है, और रिजर्वेशन 330 के अंदर है। ऐसे आर्टिकल्स में भेद पकड़ना है, ठीक है ना। ऐसे 331 में ये था कि 2 नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति अगर पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, और 334 में वही विशेष प्रतिनिधित्व है, लेकिन वो उसको कितनी अवधि के लिए वो बात थी, ठीक है। तो ये चीज में लिखी हुई है 334 के अंदर 70 साल, ठीक है ना। SC ST का, अनुसूचित जातियों और जनजाति मैंने ऊपर समझा ही दिया। और ऐसे लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियंस का टिकट ही दे सकता था 70 वर्ष के लिए। लेकिन अपन जैसे देखते हैं कि 104वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया, मतलब रिजर्वेशन को तो बढ़ा दिया 2030 तक, और मतलब आरक्षण को तो बढ़ा दिया 2030 तक, और विशेष प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया 70 साल बाद, वो खत्म हो गया। अभी आएगा, आगे है, देखो बहुत अच्छा वो मैंने लिख रखा है उसके अंदर, पढ़ते जाओ आप। फिर आ जाओ, फिर एक आर्टिकल 366 बड़ा इंपॉर्टेंट, परिभाषा, है ना। परिभाषा क्वेश्चन यही आएगा, एंग्लो इंडियन शब्द क्या परिभाषित है संविधान में? है सर, तो कहाँ है? 366 में। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 के अंदर उनका वर्णन है, लेकिन परिभाषा नहीं है। क्वेश्चन आया था ये, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का परिभाषा दी गई? अल्पसंख्यकों की परिभाषा बिड़ती लिखा होता है अनुच्छेद 29। कम पढ़ के जाते हैं ना, उसको ज्यादा जल्दी होती है, अजल का गिर सल का जाए, बिड़ती लगा दिया 29, 12 गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार देना पड़ी ऐसे ही। तो परिभाषा जो है माइनॉरिटीज की, वो किस अनुच्छेद में? 366 में। माइनॉरिटीज की नहीं, माइनॉरिटीज की तो है नहीं, एंग्लो इंडियंस की कौन से अनुच्छेद में? 366 में। ऐसे एक बार हो जाती है गलती, ऐसा क्या है ना। एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी हुई है 366 में। तो इस परिभाषा में कौन है एंग्लो इंडियन? सर ये भी समझा दो ना, इतना ही समझा रहे हो तो समझाएंगे यार, टेंशन क्यों लेते हो। ये कौन है एंग्लो इंडियन? बेसिक समझा देता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की तरफ से, या तो पिता या पितृ परंपरा, मतलब पितृ परंपरा का मतलब होता है दादा परदादा, पिता या पितृ परंपरा में जो यूरोपीय समुदाय से या यूरोपीय नस्ल का हो। यूरोपीय मतलब यूरोप के किसी देश से बिलोंग करते हैं, उसके पापा या पैटर्नल लीनिएज में, यूरोप से, ब्रिटेन से नहीं, यूरोप से, है ना। तो पहले ये माना जाता था कि यार ब्रिटेन से, क्योंकि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो इसलिए ब्रिटेन से जुड़ा हुआ जो पितृ या पितृ परंपरा में। लेकिन 366 में यूरोप वर्ड लिखा हुआ है, यूरोपीय उद्भव, है ना, जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक जो है वो यूरोपीय उद्भव का हो, है ना। और जो परंतु जो भारत का आदिवासी डोमिसाइल हो, और आदिवासी किस रूप में? साधारणतः निवासी हो, हैबिचुअल रेजिडेंट। हैबिचुअल रेजिडेंट का मतलब होता है साल में 180 दिन से ज्यादा वो भारत में रहता है, और अपनी आजीविका वो भारत से ही कमाता है, लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है ना। उसको अपन बोलते हैं हैबिचुअल रेजिडेंट, है ना। तो उनकी संतान हो वो, मतलब पिता के रूप से यूरोप में जुड़ा हो, और जिसकी माँ क्या हो? वो इंडियन हो, ठीक है ना। ये माता पिता से जन्मा हो या जन्मा था, वो साधारण निवासी रहेंगे, और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वे वास नहीं कर रहे हैं, है ना। कि मतलब केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लाइवलीहुड वो कमाता है, और 180 दिन से ज्यादा भारत के अंदर रहता है। तो फादर था यूरोपीय उद्भव का, फादर या फादर लीनियज में, और माता थी जिसकी इंडियन। तो ये क्या था एक्चुअली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, तो उसमें चूंकि जैसे मेल से आते थे सारे बाहर से, कोई गवर्नर जनरल फीमेल नहीं हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी में। मेजोरिटी जो थी, ऑलमोस्ट 100% ही मानो, सब फीमेल्स, मतलब मेल्स ही थे, फीमेल्स नहीं थे। तो ज़्यादातर यूरोप से ही आते थे, यूरोप में ब्रिटेन से। फिर वो यहाँ के यहाँ शादी कर लेते थे, फिर उनकी जो संतान थी उनको एंग्लो इंडियन दिया जाता था का दर्जा। अभी आएंगे कुछ नाम,
अभी देखेंगे अपन एंटोनी फ्रैंक, वो सारे नाम आएंगे, उसको चर्चा करेंगे आगे भी। अस्थायी वाला प्रयोजन जैसे जो है ये कॉन्सेप्ट अभी अपन ने देख लिया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आ गई एंग्लो इंडियन के आर्टिकल नंबर 366 में, 366। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ एंग्लो इंडियंस, ये मैंने आपको सारा समझा ही दिया। तो ये एक्चुअली क्यों है ये चर्चा में, ये मतलब उस समय चर्चा में था अपने जनवरी 25 जनवरी 2020। देखो ये मतलब सारा समझा ही दिया मैंने आपको। मीनिंग आर्टिकल 366(2) के अंदर इसकी परिभाषा है, तो पूरा एग्जैक्ट ध्यान रख लो। 366(2), 366 तो ये आ गया, और 366(1) में तो कृषि आया, 2 के अंदर ये, और 366 के अंदर परिभाषा ही है सारी, ऐसे सारी मतलब ज्यादातर। लेकिन उसमें अभी मैं देख लेना कि सर माइनॉरिटीज भी है क्या इसके अंदर, माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, अल्पसंख्यक कहीं नहीं है परिभाषित, और एंग्लो इंडियन के 366(2) में। ठीक है, फिर आ गया। तो 366(2) मैंने आपको पढ़ के सुनाई दिया, एक्सप्लेन। अब देखो इसमें क्या है, यदि इंडियन टर्म, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर सबसे पहले वर्ड आया था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो लिए बात थी। ठीक है, फिर ये इट्स हिस्ट्री एंड एमपी जैसे ये है, तो देखो ये देखो ये देखो कब की बात है, ये देखो ये 2 जनवरी 2020, तो 25 को तो खत्म ही कर दिया अपन, बल्ले बल्ले, है ना। फिर आगे और देखते हैं, 1 मिनट, ये हो गया। अब आ जाओ कुछ जैसे फेमस, देखो एंग्लो इंडियन जैसे जो है ना, उस पर ध्यान दे लो आप। ये वर्ड नाम लिखा हुआ है, फ्रैंक एंटोनी, अमर अकबर एंटोनी, फ्रैंक एंटोनी, ये है भैया जो गोल सर्किल में। इधर ध्यान मत दो, इधर आ जाओ, यू हस्बैंड वाइफ नहीं है ये, है ना। यू ये फ्रैंक एंटोनी, भावुक मत हो, ये है फ्रैंक एंटोनी, वेल नोन एंग्लो इंडियन। तो इसके बारे में जरा जान लो क्या है, ये लो। फ्रैंक एंटोनी नॉमिनेटेड 8 टाइम्स टू द लोकसभा, 8 बार लोकसभा के लिए ये नाम निर्देशित हुए राष्ट्रपति के द्वारा, कब 1952 से लेकर 1951 तक, ठीक है ना, एट द इवेंट इन दिल्ली। ठीक है, ये है तो फ्रैंक एंटोनी, एफ ए फ्रैंक एंटोनी, ये नहीं है फ्रैंक एंटोनी। इधर आओ, फोकस इधर मत रखो भावुक मत हो इधर, ये मुस्कुरा रहे कैमरे को देखे, ये भी नहीं है, ये है कौन, फ्रैंक एंटोनी, ठीक है ना। ये वेल नॉन एंग्लैंड, 8 टाइम, 8 बार मैंने रखता है, 1952 से 91 तक राष्ट्रपति खास होंगे, हो सकता है। फिर आ जाओ, ये स्टेट वाइज एंग्लो इंडियन की पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा कहाँ है, ये केरला 124, उसके बाद तमिलनाडु 69, उसके बाद आंध्र प्रदेश 62, राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट 0/0, उत्तर भारत में ऑलमोस्ट 0/0, दक्षिण भारत में ज्यादा है, ठीक है ना। एक केरला, 2 तमिलनाडु, और तीसरा आंध्र प्रदेश। ओके, अब देखो एक चीज अच्छी मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि देखो डीप में पढ़ते तो अच्छी चीजें तो आएंगी यार, ऐसी क्या बात है, क्यों नाराज होते हो। ये आओ देखो, ऑन थर्सडे द पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 126वां तो ये बिल था, लेकिन ये बिल जब विधेयक बन गया तो 126वां तो बिल था, और विधेयक किस नंबर से बना, 104। तो दोनों याद रखने, 126 और 4। 26 में देख रहे हो दोनों के अंकों के बीच में डिफरेंस कितने का, 4 का है ना, तो ये 4 आ गया, तो ऐसे 26 भी याद रह जाएगा, है ना। 126वां अमेंडमेंट बिल एक्सटेंडिंग, देखो 2 वर्ड है यहाँ, एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन फॉर SC ST, एक्सटेंड कर दिया ना, तो 10 साल और बढ़ा दिया 2030 तक। बट डूइंग अवे का मतलब होता है खत्म कर दिया ये, तो SC ST का तो एक्सटेंड कर दिया, बट डूइंग अवे विद द प्रोविजंस ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा एंड सम स्टेट असेंबलीज, सब में नहीं, सब सम स्टेट असेंबलीज में था इनका, लेकिन जिनमें भी था वो भी खत्म कर दिया, जैसे केरला में था, तमिलनाडु में था, ऐसे समझ गए। तो SC ST का तो एक्सटेंड कर दिया, ये अनुच्छेद 334 की बात लिखी हुई है, जो मैंने भी समझाया था आपको, तो आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व, तो आरक्षण तो एक्सटेंड कर दिया 2030 तक SC ST का, बट डूइंग अवे का मतलब होता है निरस्त कर देना, फ्रेज है ये, फ्रेजल वर्ब का डूइंग अवे। नॉमिनेशन वाला, नॉमिनेशन को अपने क्या बोला था, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, विशेष विशेष प्रतिनिधित्व, इसको खत्म कर दिया, ठीक है। ये चीज समझनी अपना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए था वो गहराई में जाना पड़ता है। 104वां संविधान संशोधन देखो, ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाया था जो स्पेशल मेजोरिटी से पारित हुआ, उसमें भी ये चीज थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ये तो एंग्लो इंडियन। फिर देखो 2 नाम और ध्यान रख ले एंग्लो इंडियन के, कौन कौन से। 2014 एनडी गवर्नमेंट, मतलब ये मोदी का जो फर्स्ट टेन्योर था, उसमें 2 और थे, एक जॉर्ज बेकर, ठीक है ना, जॉर्ज बेकर। देखो जिसने दिल्ली बनाई वो
कौन था एडविन लुटियंस, उसका जो सहायक था ना उसका नाम था अपने हॉर्बर्ट बेकर, तो ये उस फैमिली से ही है, जॉर्ज बेकर, है ना, बेकरी नहीं है ये लेकिन बेकरी से याद रह जाएगा। जॉर्ज बेकर ये एक्टर थे। और एक ये रिचर्ड हे, ये टीचर फ्रॉम केरला थे, रिचर्ड हे, हाई नहीं है, हे है। और ये रिचर्ड लिखा हुआ है, किचड़ मत कर देना, रिचर्ड हे, ये केरला से टीचर थे। तो केरला में तो है सबसे ज्यादा, हमने देखे अभी एंग्लो इंडियंस, ठीक है ना। देखो देखो ऊपर मैंने बताई थी लिस्ट आपको, ये देख लो एंग्लो इंडियन की पॉपुलेशन, ये लैक्स में नहीं है, ये सौ में ही 124 गिनती के ऐसे ही, इसीलिए तो था राष्ट्रपति के लिए इम्पोर्टेंट। तो 124 तो कुल ही कहाँ से आएंगे लोकसभा में जीत के, ऐसे, ठीक है। तो 3 नाम बता दिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट एंग्लो इंडियन। एक तो ये आ गया अमर अकबर एंथोनी, मतलब फ्रैंक एंथोनी, यूं मत कर देना इनको अमर अकबर एंथोनी, लेकिन एंथोनी से फ्रैंक एंथोनी तो याद रह ही जाएगा, बार बार नजर जा रही है तो चलो इनको ले लेते हैं अमर, ये अकबर, और ये अमर अकबर, ये अमर अकबर। अब ये जो एंटोनी आए ना, ये एंटोनी कौन से, फ्रैंक एंटोनी, यूं, ठीक है। लो आप भी खुश रहो, क्या याद कर लो चलो ठीक। तो ये हो गया। फिर देखो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसमें लिखा हुआ था मैंने, हाँ ये देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ना, कि ब्लू वाटर पॉलिसी कॉन्सेप्ट था, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, इसको नीला पानी मत करना, ब्लू वाटर पॉलिसी था। उसका मतलब ये था कि जैसे मेल जो है वो यूरोप या ब्रिटेन से आएंगे, इंडिया में आके शादी करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिया में ब्रिटिश कम्युनिटी को पॉपुलर करेंगे, इसको, ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इंडिया ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू एन ऑफिशियल पॉलिसी, ये ऑफिशियल पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू एनकरेज मैरिजेज ऑफ इट्स ऑफिसर विद द लोकल वुमेन, लोकल वुमेन मतलब इंडियन, ठीक है ना। आए भारत में, यहाँ आके फिर पसंद आ गया, मतलब जलवायु पसंद आ गई, या कोई पसंद आ गई, है ना, पसंद आ गई, आ गया नहीं आ गई, तो यहाँ फिर उन्होंने शादी कर ली, फिर यहाँ कम्युनिटी बसाई। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। फिर क्या, द टर्म एंग्लो इंडियन फर्स्ट अपीयर्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन द प्रीटेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 362 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स एंड एंग्लो इंडियन, है ना, मतलब कहने का इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले तो अधिनियम आया 1935 के अंदर आया वर्ड, जो कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और फिर आज अपन देखते हैं अनुच्छेद 366 के अंदर, 366(2), 366(2) ऐसे पूरा आता है, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन थे। देखो मैंने आपको जो ब्लू वाटर पॉलिसी बताई ना, सॉरी, ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी बताई, ये वैसे पुर्तगालियों की थी कि भाई हम ही पूरा करेंगे समुद्र व्यापार अरेबियन सी में। अंग्रेजों का संदर्भ इसमें ये आता कि भारत में आएंगे ब्रिटिशर्स, और फिर वो इंडियन वुमेन से शादी करके ब्रिटिश परंपरा को या ब्रिटिश कल्चर को आगे बढ़ाएंगे और अपने आप को यहाँ मजबूत करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ अपन को ध्यान दे लेनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई एंग्लो इंडियन के संदर्भ में। फिर क्या है आगे, अब आ जाता है आर्टिकल नंबर 82, जिसमें परिसीमन अपन पढ़ेंगे, ये और क्लियर होएगा वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र इससे। ओके, ये अपन नेक्स्ट फाइल में देखते हैं यहाँ से। ओके, इनका रिवीजन करो एक दो बार, बार है ना, फिर क्लास में अपन पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन देखते रहो, रिवीजन करो, देखो माइक्रो बनाओ, अच्छा यही है इसका कोड। ओके।